सदर ट्रंप चीन के दौरे पे जा रहे हैं 2017 के बाद। ये किसी भी अमेरिकी सदर का पहला चीन का दौरा है। इस दौरे को एक दो दफा पोस्टपोन भी किया। अमेरिकी सदर चीन जा रहा है लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं जा रहा, काफी सुबकी के साथ, काफी कमजोरी के साथ जा रहा है। सऊदी क़यादत ने बड़ी बुर्दबारी से सारी चीज को देखा, बड़े तहम्मुल से चीजों को टैकल किया और बुनियादी तौर पे खित्ते के अंदर जो इसराइल की ख्वाहिश थी कि एक बड़ी जंग हो, उसको नाकाम बना दिया। हसन को जेल में 1000 दिन गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हो गए कि तहरीक इंसाफ किधर है। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कितनी गुफ्तगू कर रही है कि भाई इमरान खान साहब के साथ डील नहीं हो सकती। उनको लगता है कि खान साहब के साथ कभी डील नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू हम कर लेते हैं सदर ट्रंप से। सदर ट्रंप चीन के दौरे पे जा रहे हैं 2017 के बाद। ये किसी भी अमेरिकी सदर का पहला चीन का दौरा है और 2017 में भी जो आखिरी दौरा हुआ था अमेरिकी सदर का, वो सदर ट्रंप का ही था। उस दौर में जब सदर ट्रंप गए थे हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। अब हालात काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। बीच में आपको पता है कि ग्लोबल रिसेशन की बातें होती रहीं, कोरोना आया और इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान जंग के बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। बीच में हमने ट्रेड वॉर भी देखी। अमेरिका ने कहा कि हम चाइना पे इतने टैरिफ लगा देंगे, चाइना ने कहा कि हम अमेरिका पे इतने टैरिफ लगा देंगे। सदर ट्रंप जाना चाहते थे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, यानी वो इस पोजीशन में जाना चाहते थे कि जाके वो वहां पे असर्ट कर सकें चाइनीज लीडरशिप के ऊपर, चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जो ईरान जंग के अंदर हुआ उससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस दौरे को एक दो दफा पोस्टपोन भी किया गया और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि अमेरिका को एहसास हुआ कि जो जंग हो गई है उसकी वजह से काफी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अमेरिका और ताइवान का जो मामला है वो भी पूरी दुनिया में बड़ी दफा रिपोर्ट भी हो चुका है। ताइवान एक जजीरा है जिसको चाइना ये कहता है कि भाई वो चाइना का हिस्सा है। ताइवान ये कहता है कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अमेरिका ताइवान को असला फराम करता है और ये गुमान रहा है ताइवान का और दुनिया का कि अगर कभी ताइवान के मामले के ऊपर चीन ने कोई फौजी कार्रवाई की तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए वहां पे पहुंचेगा। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी नेवी आ जाएगी, ताइवान के वो नेट सिक्योरिटी गारंटर होंगे। लेकिन जो अपनाए हुर्मुज़ में हुआ, जो ईरान के साथ जंग में हुआ, जिस तरीके से अमेरिकी नेवी को सुबकी का सामना करना पड़ा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और इसी वजह से ये इस हफ्ते का जो सदर ट्रंप का दौरा है, पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर है। अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे सदर ट्रंप अमेरिका के लिए क्या लेके आएंगे। ऑब्वियसली चीन भी बड़ा सख्त निगोशिएट करेगा। चीन की कोशिश होगी कि उसके जो बेनिफिट में चीज़ें हैं उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। लेकिन अगर आप इस वक्त अमेरिकी मीडिया को पढ़ें, आलमी मीडिया को पढ़ें, पहली दफ़ा अमेरिकी सदर चीन जा रहा है लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं जा रहा, काफ़ी सुबकी के साथ, काफ़ी कमज़ोरी के साथ जा रहा है। और उसकी वजह क्या है कि उसने समझा कि एक कमज़ोर मुल्क है ईरान, उसकी पहले फेंटी लगाते हैं, फेंटी लगाने के बाद जाएंगे उधर जाके शेखियाँ मारेंगे। लेकिन वहाँ पे गेम उल्टी हो गई और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ फिर वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, अब जो आबनाए हुर्मुज़ में हो रहा है, जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, उसके बाद पूरे खित्ते के अंदर जो अमेरिका के अड्डे थे उनको टारगेट किया गया। कुछ जगहों के ऊपर ईरान ने टारगेट किया, कुछ जगहों पे ऐसे भी हमले हुए जिनके हवाले से कहा गया कि ईरान ने वो हमले नहीं किए। ईरान की क़यादत, ईरान की मिलिट्री बाकायदा ये बयान देती रही कि भाई हमने वहाँ पे कोई ड्रोन नहीं भेजा। उनके हवाले से ये गुमान है या ये ख्याल है कि वो शायद इसराइल की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए थे, क्योंकि इसराइल ये चाहता था कि पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज हो जाए। प्रिंस तुर्की अल फैसल जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं, अरब न्यूज़ में उनका एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि इसराइल ने बुनियादी तौर पर यह साजिश बनाई थी कि पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं उनके दरमियान एक बड़ी जंग करवा दी जाए। फिर ईरान की जानिब से भी स्ट्राइक्स की गई सऊदी अरब के अंदर, दीगर जो कुछ वहाँ पे होता रहा। लेकिन सऊदी क़यादत ने बड़ी बुर्दबारी से सारी चीज़ को देखा, बड़े तहम्मुल से चीज़ों को टैकल किया और बुनियादी तौर पे खित्ते के अंदर जो इसराइल की ख्वाहिश थी कि एक बड़ी जंग हो, उसको नाकाम बना दिया। अभी भी सदर ट्रंप वहाँ पे जो एक और कार्रवाई करना चाह रहे थे उस पर सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें कहा कि भाई आप ऐसा ना करें क्योंकि इससे मसाइल में इजाफा होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। मगरबी मीडिया इस किस्म की खबरें भी देता रहा कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, जंग को मजीद फैला दिया जाए। लेकिन वो जो सारी चीज़ें आती रहीं वो भी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं फीड की गई खबरें थी, झूठी खबरें थी। सऊदी अरब की पहले दिन से कोशिश थी कि इस जंग को रोका जाए, इसको फैलने से रोका जाए। हाँ, खित्ते के अंदर कुछ ममालिक ऐसे थे कि जिनकी ख्वाहिश थी कि जंग को आगे बढ़ाया जाए, ईरान को तबाह कर दिया जाए। उसमें UAE भी है, उसमें बहरीन भी है, इसी तरीके से इसराइल
इसराइल भी है, तो वो सारा जो क्लोज एक जिसे आप कह सकते हैं ग्रुप है, उनकी तो हो सकता है कोई ऐसी ख्वाहिश हो, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और ख़ित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया। और ये जो बड़ी जंग से बचाया है, ये बुनियादी तौर पे जो इसराइल का प्लान था, इसराइल का जो खुफिया मंसूबा था, उसको नाकाम बनाया गया है सऊदी अरब की जानिब से। और यकीनन इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के भांजे हसान न्याजी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे हैं, हसान को जेल में 1000 दिन गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो गए। वो इमरान खान साहब के, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि भांजे हैं, खान साहब के भी जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। हसान न्याजी को फ़ौजी अदालत से सज़ा हुई थी। आपको पता है कि जब फ़ौजी अदालतें बनाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कालादम करार दे दिया, उसके खिलाफ अपील हुई और फिर आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की इजाज़त दे दी। तो फिर आइन और कानून के मुताबिक, यानी उस मुकदमे का जो फैसला आया उसकी रोशनी में फिर फ़ौजी अदालतें चलती रहीं, वहाँ से लोगों को सज़ाएँ हुई। हसान न्याजी को भी 10 साल की सज़ा हो गई। लेकिन आइनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के अंदर यह लिखा गया था कि 45 रोज के अंदर कानून साजी की जाएगी ताकि वो लोग जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं वो अपनी सजाओं के खिलाफ कोई अपील दायर कर सकें। अब तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कानून साजी नहीं की गई। पीटीआई उसके ऊपर कितना ज़्यादा बात कर रही है या कितनी ज़्यादा उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है वो आपके सामने है। ये एक तरह से तौहीन अदालत भी है। मोअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले में लिखा हुआ है कि भाई आपने 45 रोज़ के अंदर कानून साजी करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि किसी को सज़ा सुना दी जाए और उसके बाद उसको जेल में फेंक दिया जाए। आइन और कानून के तहत सर्टन रेमेडीज़ होती हैं जो मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को अवेलेबल होती हैं, क्योंकि आइन उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वो सारे लोग जेलों में हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं फौजी अदालत से, लेकिन वो अपने मुकदमात के खिलाफ अपील नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो कानून साजी होनी थी पार्लियामेंट के अंदर 45 रोज के दौरान, वो 1 साल तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो कानून साजी नहीं हो सकी। लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ किधर है। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कितनी गुफ्तगू कर रही है, कितना इस मामले को परसू कर रही है, क्या इस हवाले से उन्होंने कोई तौहीन अदालत की पटिशन वगैरह दायर की कि मोअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के बावजूद आज तक अभी तक कानून साजी नहीं की गई है। तो मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी पटिशन वगैरह दायर की हुई है या नहीं की हुई, लेकिन अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ चुप करके सिर्फ बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं होगा। ये सामने आप देख सकते हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने कल रात को ही ये ट्वीट की। मैं ज़रा ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की गई कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान ने आज सेनेटर अयूब अफरीदी साहब के साहिबजादे बैरिस्टर सलमान अफरीदी की वलीमा तकरीब में शिरकत की, सारे ख़ानदान वालों को मुबारकबाद दी। जावेद अफरीदी साहब को पेशावर जुल्मे की जीत की भी मुबारकबाद दी और सैलाब के वक्त बुनेर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी भी मौजूद थे। तो कोई ये ना कहे कि पीटीआई की क़यादत कुछ कर नहीं रही थी। कल उन्होंने जाके अफरीदी बरादरान को मुबारकबाद दी है, वलीमे की दावत भी अटेंड की है और बाकी भी जो लवाजमात वहाँ पे हुए वो भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अच्छा, अब ये लोग जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं वो कब बाहर आएंगे? जूं जूं उनकी सज़ाएं पूरी होती जा रही हैं वो वापस आते जा रहे हैं, यानी वो रिहा होते जा रहे हैं। और कुछ लोग आके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम से अलहदा हो रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अब हसान का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हसान इमरान खान से लिंक्ड है। हसान का खून का रिश्ता है इमरान खान साहब से, उनकी बहन का बेटा है, उनका भांजा है। तो हसान के लिए मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई चीज़ें आसान होंगी जब तक इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होती। हसान का मुझे ऐसे ही लगता है कि वो खान साहब के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब खान साहब बाहर आएंगे हसान तभी उनके साथ ही बाहर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे अगर उसकी सज़ा पहले पूरी हो गई और किसी मोअज़्ज़ज़ अदालत से कोई फैसला आ गया तो वो एक अलग बात है। मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मैं अपना एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मामू भांजा जो हैं वो इकट्ठे ही बाहर आएंगे। अगर हालात तब्दील होंगे तो वो फिर आपको नज़र आएगा कि सब के लिए तब्दील हुए हैं। अभी तक तो वो कानून साजी नहीं हुई जिसके तहत हसान की और उस तरह के जो दीगर कैदी हैं उनकी अपील वगैरह दायर की जानी है। तो मुझे इतनी जल्दी वो चीज़ें उस तरह हल होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये भी खबरें हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जो बैकग्राउंड के अंदर चल रही हैं
और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और ऐन मुमकिन है कि कोई कौमी हुकूमत भी बना दी जाए और उसके बाद इंतखाबात कॉल कर दिए जाएं। अब जिस तरह मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग के अंदर ये चीज़ आपसे शेयर की थी कि मुझे एक इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत ने बताया कि भाई इमरान खान साहब के साथ डील नहीं हो सकती, उनको लगता है कि खान साहब के साथ कभी डील नहीं होगी, और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान साहब उस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, पीपल्स पार्टी ने अपना जो बयानिया जरदारी साहब का, शहीद भुट्टो का, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी उनको एक तरह से पीछे छोड़ दिया। बुनियादी वजह यह है कि वो इक़्तिदार को अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करना चाहते थे। आज मरियम बीबी वज़ीर आला हैं तो इसलिए नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगता है ऐसे है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह जरदारी साहब भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है कि उनका बेटा जो है आगे चल के वज़ीर आज़म बने, लेकिन खान साहब ने तो ना अपने किसी बेटे को आगे इक़्तिदार देना है ना किसी और को, तो लिहाजा वो कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमत समझती है कि उसकी वजह से फिर खान साहब की कोई डील नहीं हो सकेगी, निज़ाम के साथ उनकी कोई बन नहीं सकेगी, और निज़ाम ये जो पूरा सिस्टम है वो उन पर इस वजह से ट्रस्ट नहीं करेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एट द सेम टाइम इस निज़ाम को भी रीसेट होने की ज़रूरत है। बहुत कुछ तब्दील हो गया, चीज़ें वैसी नहीं है। मैं और आप जो मर्जी अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाते रहें, अपने आप को जो है तशफ़ियाँ देते रहें और एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहें, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवामी सतह पे बयानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको रीसेट करने की ज़रूरत है। और वो रीसेट तभी होंगी जब खान साहब सिस्टम के अंदर आएंगे, जब खान साहब दोबारा इलेक्शन होगा, चीज़ें ये तासुर ख़त्म होगा कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, निज़ाम उनके खिलाफ है। अदरवाइज़ ये जो एक इस वक्त आपको एक रिजेंटमेंट नज़र आती है निज़ाम के खिलाफ, वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो मुझे अगली जनरेशन्स में, जिसे आप कह सकते हैं, मुंतकिल होती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ बड़ी वरिंग है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो मुझे ये लगता है कि उसको ख़त्म करने के लिए निज़ाम को, सिस्टम को कहीं ना कहीं रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा। वो आज दबेगा, 6 महीने बाद दबेगा, साल बाद दबेगा, 2 साल बाद दबेगा, लेकिन वो रीसेट का बटन जो है वो लाजमी दबेगा जब भी वो दबता है। अब वो कब दबता है ये कहना फ़िलहाल कबल वक्त होगा। अच्छा जी, जहाँ पे पीटीआई की क़यादत बड़ी मसरूफ़ है, बैरिस्टर गौर साहब ने दावत वलीमा अटेंड की, वहीं पे हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं और बांग्लादेश की उनकी जो हम मनसब हैं उनसे भी मुलाकात की, तजारत सकाफ़त के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इतफ़ाक़ भी किया। अब गुज़िश्ता रोज़ ही जो खबर आई थी मैंने आपसे शेयर की थी कि बन्नू में जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने अटैक किया। अफ़गानिस्तान की सरजमीन कैसे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है वो सबको पता है। वहाँ पर अटैक करके हमारे जवानों को शहीद किया, पुलिस के जवानों को टारगेट किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं। और वज़ीर दाखिला जो हैं कभी वो क्रिकेट में मसरूफ़ होते हैं, कभी वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मसरूफ़ होते हैं, कभी वो असम्बली डैम में मसरूफ़ होते हैं, कभी वो बांग्लादेश के होते हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, और जैसे भारत की प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रही हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर 2 है वो बुनियादी तौर पर यही है कि भारतीय फ़ौज डायरेक्ट तो कभी भी अब आपके साथ नहीं लड़ेगी। उसको पता है कि आगे से उसके साथ जो होना है वो पूरी दुनिया को ने भी देखना है, और उनको भी पता है कि पिछली दफ़ा जो उनके साथ किया था पिछले साल वो पूरी दुनिया ने देखा। तो अब वो दहशतगर्दी आपके मुल्क में करवाएंगे, तो एक ऐसे मौके के ऊपर, इतने हसास टाइम के ऊपर, हमारे मुल्क में फुल टाइम वज़ीर दाखिला ही नहीं है। वो जनाब कभी वो चेयरमैन पीसीबी होते हैं, कभी वो वज़ीर दाखिला होते हैं, कभी वो वजारत खारजा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है। इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो दाखिली अमूर हैं, हमारे जो दाखिला की सिक्योरिटी है, वजारत दाखिला के अंडर जो सिक्योरिटी के सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जंग में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से भारत ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करता रहेगा और उनमें तेज़ी लाएगा। ऐसे मौके पर मेरी नाक़िस अकल ये समझती है कि एक आपका फुल टाइम वज़ीर दाखिला तो होना चाहिए। पर एनीवे ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई इससे एग्री करे, कोई इससे एग्री ना करे। अच्छा जी, ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, कराची ईद कुर्बान पर फ़रोख्त के लिए लाए गए 25 बकरे चोरी हो गए हैं जनाब। फुटेज भी सामने आ गई है और वहाँ से ये बकरे वगैरह चोरी हुए हैं। अब आप लोगों ने भी ईद के लिए बकरे वगैरह लेने हैं तो अपने बकरों का ख्याल रखिएगा। इस वक्त जितनी गुर्बत फैली हुई है, इस वक्त जो सिचुएशन है इकॉनमी की, यकीन कीजिए कि बकरा जो है ना वो बहुत बड़ा टारगेट होगा और चोरों के लिए
वैसे तो अल्लाह हिदायत दे चोरों को इस मौके के ऊपर भी जो लोग चोरी करते हैं, लेकिन ये जो चोरियां, डकैतियां, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइसोलेशन में नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं जो लोग थ्रिल के लिए करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डकैत और ये चोर, ये फ़ोन स्नैचिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। गुर्बत होती है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोगों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, लोग चोरियाँ कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं। जहाँ पे भी गुर्बत होती है जराइम में इजाफा हो जाता है। तो एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इस दफ़ा ईद के ऊपर आपने जो भी बकरा लेना है, जो कुछ भी करना है, उसकी फिर हिफाजत भी करना आपकी जिम्मेदारी है। 25 बकरे चोरी हो गए, बाद में बस सीसीटीवी फुटेज ही नजर आएगी। वैसे पुलिस ने कहा है कि भाई हम तहकीकात कर रहे हैं और हम बकरों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। बाद में ये भी हो सकता है कि पता चले कि पुलिस बताए कि वो बकरे तो खुद जो है वैगन करा के सी व्यू पे गए हुए थे साहिल समंदर देखने के लिए। कोई पता नहीं होता ना कि बकरों ने कहा ईद आ रही है, कुर्बान तो हो रहे हैं, उससे पहले ज़रा चक्कर चुक्कर लगा के आ जाएं। पर एनीवे, जिस तरह मैंने कहा कि आपने अपने बकरों की हिफाजत खुद करनी है। अच्छा जी, कराची से एक और खबर है कि कराची में सहाफ़ी वली बाबर कत्ल केस का मुलजिम मलीर जेल से फ़रार हो गया जनाब, और वहाँ से वो भाग गया मलीर जेल से। तो अब मलीर की जो इंतज़ामिया है जेल की और कराची की जो पुलिस है वो उसको पकड़ लेगी तो मामला ठीक हो जाएगा, पर फिलहाल वो फ़रार हो गया। ये आप खबर जो है सामने एक्सप्रेस न्यूज़ की देख सकते हैं। अच्छा जी, कनाडा जो है वो अपनी आर्मी की तादाद में इजाफा करना चाह रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है। रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है। उनकी फ़ौज की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर थोड़ी सी मैं खबर की तफसील आपको पढ़ के सुनाऊँ, आर्म्ड फोर्सेज हैड नियरली डबल्ड ईयर ओवर ईयर, राइजिंग फ्रॉम 21,700 से 40,116 अकॉर्डिंग टू फिगर्स शेयर्ड विद BBC बाय कनाडाज डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस। यानी वो रिक्रूटमेंट ड्राइव वहाँ पे चल रही है, फौजियों को भर्ती किया जा रहा है। इवन के जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिनके पास कनाडा का वीज़ा वगैरह है, उनको भी वो फौज में भर्ती कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ लिंक्ड है सदर ट्रंप की धमकियों से, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा था कि कनाडा तो हमारी एक रियासत है और उसको हम अपने साथ शामिल कर लेंगे। उसके बाद से कनाडा ने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया अपने दिफा पे, और फौज में बड़े पैमाने पे रिक्रूटमेंट हो रही है, और अपने GDP का बड़ा हिस्सा जो है ना, मतलब कि जिसे आप कह सकते हैं फेयर चंक, ये तो नहीं कि GDP का 50%, लेकिन गालबन GDP का 2 से 3% अब उन्होंने दिफा के ऊपर लगाना शुरू किया हुआ है। अच्छा जी, हमने बरतानिया के इंतखाबात में देखा कि रिफॉर्म पार्टी उभर कर सामने आई। इसी तरीके से हमने यूरोप के अंदर भी फार राइट का राइज देखा है। वो पार्टियां जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, यानी गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ हैं, उनको बड़ी तादाद में वोट पड़ा। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पहली दफ़ा राइट विंग वन नेशन जो पार्टी है उसने हिस्टोरिक एक पार्लियामेंट के अंदर सीट जीती है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। अब वन नेशन जो पार्टी है ये भी कहती है कि भाई इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब यूरोप के अंदर, इन ममालिक के अंदर इमिग्रेशन तो बड़े पैमाने पे हुई है, लेकिन इंटीग्रेशन उस तरीके से नहीं हुई। बड़ा मसला ये होता है कि जो इमिग्रेंट्स जाते हैं वो उधर जाके अपने मुल्क की अजमत के किस्से सुनाते हैं, अपने कल्चर की अजमत के किस्से सुना रहे होते हैं, और वो यूरोपियन, वो अंग्रेज़, वो ऑस्ट्रेलियंस उनकी बात सुन रहे होते हैं और बड़ा उस पर तवज्जो दे रहे होते हैं। और हम लोग समझ रहे होते हैं कि शायद वो हमारे कल्चर से, हमारे उस हर चीज़ से बड़ा मुतासर हैं। वो दिल में ये सोच रहे होते होंगे कि भाई तुम्हारा कल्चर सब कुछ इतना अजीम है, तो इधर आम लेने आए हुए हो, वापस जाओ, उधर ही जाओ। तो वो जो इंटीग्रेशन नहीं हुई और जाके अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स बना दी हैं, और सम टाइम अपनी वैल्यूज़ उनके ऊपर जो है इम्पोज करने की कोशिश की। भाई अगर आपकी वैल्यूज़ इतनी सुपीरियर हैं तो फिर आप अपने मुल्क में रहें, फिर आप वहाँ पे क्यों जाते हैं? तो उस चीज़ के ऊपर अब बैकलैश आ रहा है यूरोप के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, दीगर जगहों पे भी। और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो पार्टियां बात कर रही हैं, इसमें नस्ल प्रस्त जो पार्टियां हैं वो भी हैं, कुछ इसमें जेन्युइन लोगों के कंसर्न्स भी हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जो उधर जाके इमिग्रेंट्स करते हैं वो भी उसके अंदर एक फेयर चंक है। मैं सारे सबको जिम्मेदार करार नहीं दे रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से नेगेटिव प्रेस भी जनरेट होता है, और वो नेगेटिव जो है एक तरह से माहौल बनता है, और लोग जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ होते हैं, कहते हैं जी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर सियासी पनाह लेने वाले लोग जो हैं उनके हवाले से अक्सर वहाँ पे रिपोर्ट होता रहता है कि जी वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या फेक क्लेम्स के ऊपर वहाँ पे सियासी पनाह ले रहे हैं। तो एनीवे,
इन जनरल एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट आपको नज़र आता है। यूरोप के अंदर भी नज़र आता है, बरतानिया में भी नज़र आता है, अमेरिका में भी नज़र आ रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आ रहा है। तो ये इन ममालिक के मसाइल तो हैं, इन लोगों की हुकूमतों का हो सकता है रवैया भी मुनासिब ना हो, मुकामी आबादियों का नस्ल प्रस्ताना रवैया भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इमिग्रेंट्स के रवैये हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इस चीज़ के अंदर के लोग जो हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं और फिर वो उन पार्टीज़ को वोट देते हैं जो पार्टियां ये कहती हैं कि भाई यहाँ पे हम किसी इमिग्रेंट को नहीं आने देंगे, बल्कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी निकालेंगे। अच्छा जी, आखिर में इंपॉर्टेंट खबर है हंता वायरस के हवाले से। वो जो जहाज़ पहुंचा था स्पेन में, आपको पता है गुज़िश्ता 3 व्लॉग्स से मैं ये मसलसल बता रहा हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, अगर ये फैल गया तो बहुत बड़ा मसला होगा। ये कोरोना वायरस टाइप का वायरस है, लेकिन ये जो रोडेंट्स होते हैं यानी चूहे माइस वगैरह उससे ये फैलते हैं, रैट्स वगैरह से ये फैलता है। इतनी जल्दी ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनसे लगता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये कितनी तेज़ी से हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। WHO के बंदे यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बंदे स्पेन पहुंचे हैं। ये एक शिप के अंदर जो क्रूज शिप थी वहां से ये वायरस फैला, उन लोगों को वहीं पे कंटेन कर दिया गया। वो शिप स्पेन गई, अब स्पेन में वहां पे लोगों को उतारा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। जो स्पेन के नेशनल्स थे उनको वहाँ से उठा के इवैक्यूएट करके एक मिलिट्री अस्पताल के अंदर आइसोलेशन के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से फ्रांस, बरतानिया और हॉलैंड के जो शहरी हैं उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए अपने अपने ममालिक के अंदर उनको आइसोलेशन में रखा गया है। तुर्की, आयरलैंड और अमेरिका के शहरी भी हैं, उनको भी वहाँ से निकाला जा रहा है स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए, और फिर उनको अपने ममालिक में ले जाया जाएगा और वहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।